तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले क्वेश्चन देखने के लिए, पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमने यूथ इसी नाम से बना दी है प्लेलिस्ट, तो आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें हम अभी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री तक जाएंगे, फिर बाद में पॉलिटी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे। बिल्कुल सारी जीएस आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। आप हमारे चैनल पर बने रहना, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र खालिस्तान यानी कि मौर्य साम्राज्य के स्थान पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर बैठा 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, यानी कि मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। कौन? बिंदुसार, यानी कि अशोक के पिताजी। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आप ध्यान रखेंगे। वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में यूनानी राजदूत जो है डायमेकस आया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया था, बिंदुसार को। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में। ऐसे हम हर कोई एक क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस पढ़ते चलेंगे। आप बिल्कुल सारी वीडियो तक बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का पुत्र जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो सम्राट अशोक का पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। फिर उसके बाद 298 ईसा में मगध की राजगद्दी पर बैठा था बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अधिकारी कौन था? अशोक। और उसके बाद राजगद्दी के पे बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। ये था क्वेश्चन इसका, अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन इसमें आ जाएगा तो रिवीजन हमारा होता चला जाएगा। सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था। अशोक जो है उसका सौतेला भाई था। तो दो पुत्र थे, कौन कौन? एक सुसीम और एक अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थरों के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? तो कितने शिलालेख थे उसके? 14 शिलालेख थे जो मिले हैं हमें खुदाई के दौरान या उत्खनन के दौरान। अशोक के 14 शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक महान किससे संबंधित थे? कौन से वंश से संबंधित थे अशोक? तो अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आप, यहाँ से हम बिल्कुल प्रैक्टिस करते चलेंगे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की थी। इन्होंने नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें कौन से प्रशासन के बारे में बताता है? तो कौटिल्य का मौर्य शासन के बारे में बताता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरुजी थे कौटिल्य, चाणक्य भी उनका नाम था, उन्होंने ही अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है। वह ही उनके महामंत्री भी थे, जिनके कहने पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया। नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी और नंदवंश का अंत कर दिया था। ये इसके बारे में लिखा हुआ है सब कुछ, आप इसके आराम से वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। यह जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, यह संस्कृत ग्रंथ है एक। इन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासनीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। इसमें राजव्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि पर विचार किया गया है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध जो है यूनान से है। तो मेगास्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह कौन था? यह जो है सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत था मेगास्थनीज। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर जो था उसका राजदूत मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो इस अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। ये आप पढ़ सकते हैं, भूमि के लिए और भू जो अभिलेख होते हैं उनका रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। तो यह कौन था अधिकारी? रज्जुक। इसका नाम क्या था? रज्जुक। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में 12वें वर्ष में एक अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है इसमें कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है, यानी कि इसका कोई परिवार नहीं था, यह अनाथ था, जिसको जो तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करता था और अपने गुरुजी के कहने से मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो दोस्तों मौर्य वंश को जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। उसके बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था। उसका ही सेनापति ने अंतिम शासक की हत्या कर दी 185 में ईसा पूर्व में। मगध पर शुंग वंश की स्थापना हो गई। फिर इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था, यानी कि 112 वर्षों तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इस वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर है बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। अब मौर्योत्तर काल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर है सातवाहन। सातवाहन वंशों ने शीशे के सिक्के भी जारी किए थे। कौन से? शीशे के सिक्के। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, कांसा और प्लेटिन आदि के सिक्के चलाए थे। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। तो मौर्योत्तर काल में 4 साम्राज्य आए थे। कौन कौन से? ISP के, यानी कि एक तो इंडो ग्रीक थे, एक थे सातवाहन वंश, एक जो थे पहला वंश और एक केसे क्या? कुषाण वंश। ये 4 वंश आए थे मौर्योत्तर काल में, मौर्य वंश के बाद, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हुए थे, ये बिल्कुल ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में है, तो नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म स्थान है, बिल्कुल सही बात है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, ये बिल्कुल सही है। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये गलत है। तो चरक तो ये उसमें बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। बुद्ध के चिकित्सक कौन थे? जीवक। तो चरक तो ये कुषाण वंश में थे। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, बल्कि कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे चरक। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है, जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म किसकी भाषा है? बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा है? पाली भाषा में जाकर उसके लिखे गए थे। हमने पिछली वीडियो में भी ये बात पढ़ ली थी। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, ये सही कथन, सारे कथन ठीक हैं, बस चौथा कथन गलत है। चरक जो है ये कनिष्क के शासन में थे, कुषाण वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित थे। चार होता है ना हमने साम्राज्य ISP के, तो के से क्या होता है? कुषाण वंश सबसे बाद में था। उसके बाद है कनिष्क जो है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम पूरा कनिष्क के बारे में। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण कराया तथा इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है तथा जिसे भारत सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 में
भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में लाया जाता है। तो कौन सा कैलेंडर है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर? शक कैलेंडर है। 78 ईस्वी को शक युग का आरंभ भी माना जाता है। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति यानी कि कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की सहायता में हुई। किसके? कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में। जिसमें अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो गया था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वासुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क जो है किस वंश का सम्राट था? तो हमने बताया था भी कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक युग कब आरंभ हुआ? तो हमने पूरी डिटेल ऊपर पढ़ ली। देखो उसको पढ़ने से ये फायदा है, हमें सब याद हो गया। 78 ईसा पूर्व में यह स्टार्ट हुआ था शक युग। नेक्स्ट है हमारा, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे कौन थे? जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। तो सबसे प्रसिद्ध जो थे कनिष्क ही थे। कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है कनिष्क थे। 78 ईसी से 101 ईसा पूर्व में थे, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। 78 ईस्वी से लेकर कब तक? 101 यानी कि 102 ऐसा माना जाता है। इसकी राजधानी जो है पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक संस्थापक जो था, और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखते हैं। तो कनिष्क जो है दोस्तों बहुत ही ताकतवर शासक था, जिसने चीनियों को भी, चीन वालों को भी अपने भारत के नक्शे ऊपर यहाँ से निकल गया है, ऐसे ऊपर भारत का नक्शा ऐसे निकल के यहाँ से जाते थे, इनको भी मना कर दिया था, इतना खतरनाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर है पहली ईस्वी में ही। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में आरंभ कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर, मैंने बताया ना ऊपर दोस्तों, चीन के आसपास तक, यहाँ तक हमारा सब में कब्जा था, कब्जा था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था, जो चीनी समुदाय से संबंधित था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में राजा बना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो दोस्तों बार बार एनालिसिस पढ़ने का यही फायदा है क्वेश्चन का, हमें इस वीडियो में ही याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है खारवेल। किसका है वो अभिलेख जो है? खारवेल का। ओडिशा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? राजा खारवेल का। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं इसके बारे में। ओडिशा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। यह लेख प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। अब हम इसके बाद गुप्त वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बीजगणित के क्षेत्र में कौन था? आर्यभट्ट। कहते हैं ना शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे, जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। अब हम कुछ क्षेत्र और उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चरक किससे संबंधित होते थे? चरक तो महर्षि और आयुर्वेद से संबंधित होते थे। चरक यह यूपी SSC पैट के क्वेश्चन में, पेपर में भी पूछा गया था यह क्वेश्चन। ब्रह्मगुप्त क्या होते थे? तो भारतीय गणितज्ञ को क्या कहते थे? ब्रह्मगुप्त। वराहमिहिर किसे कहते थे? भारतीय गणितज्ञ को भी वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त दोनों कहा जाता था। जबकि चरक किससे संबंधित होते थे? आयुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? कादम्बरी। हर्षचरित भी इन्होंने लिखी है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन स्वयं साहित्यकार था। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 रचना उनकी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों
हर्षवर्धन की ही पुस्तकें हैं। तो दोस्तों ह्वेनसांग तो आया था हर्षवर्धन के राज्य में, और जबकि जो चीनी यात्री दूसरा था वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। भारत से वह 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। इसकी पुस्तक का नाम भी इसे कह सकते हैं। तथ्य है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा की? तो इसका राइट आंसर है ह्वेनसांग ही है, जो हर्षवर्धन के, और जबकि फाहियान जो था, फाहियान यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो है से हर्षवर्धन और है से ह्वेनसांग। इनमें कभी कभी आगे पीछे भी पूछ लेता है इनका टाइम, और ये भी पूछ लेता है कि किसके शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था? तो ये पढ़ लिया हमने, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया था और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो यही है ह्वेनसांग। इसने पढ़ाया भी और यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हमने अभी पढ़ लिया, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिनकी पुस्तक का नाम क्या? हर्षचरित है। हर्षचरित और कादम्बरी हमने बताया था ऊपर भी, हर्षचरित और कादम्बरी दोनों किसकी हैं? बाणभट्ट की है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक हैं? तो चंद्रगुप्त ये कौन है? वराहमिहिर जो हैं 9 रत्नों में से एक हैं। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य का यह समय भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो कौन सा? गुप्त वंश को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का कौन सा? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश संवत की शुरुआत की। सांची अभिलेख में उन्हें देवराज कहा गया है। कौन से में? सांची अभिलेख में। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न निवास करते थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, घटखरपर, शंकु, अमर सिंह, वेताल भट्ट, छड़पकर और वरुचि भी थे। तो इनकी ट्रिक भी बहुत जगह मिल जाएंगे दोस्तों, तो आप इसको यूट्यूब पर सर्च करके भी चाहें देख सकते हैं। तो हम जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन की बुक पूरी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह आप बात सभी जानते होंगे ज़्यादातर। वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। वह गुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। समुद्रगुप्त की विजयों के कारण इसलिए इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसे अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ये बात तो सब बच्चा जानता है, लेकिन ये पुस्तक और इतिहासकार का नाम ये याद रखने योग्य है, क्योंकि आजकल जो है एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अब उसकी उपाधियां भी सबसे ज़्यादा थी। कौन कौन सी उपाधियां थी? पराक्रमांक भी इसे कहते थे, अप्रतिरथ भी इसे कहते थे, सर्व राजोच्छेदता भी इसे कहते थे, लिच्छवी दौलित्र भी इसे कहते थे। इतनी ये सब इसकी समुद्रगुप्त की उपाधियां थी। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। विंसेंट स्मिथ ने इसे अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं पढ़ते हैं, आप आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम क्या है? विक्रमादित्य। दोस्तों ये अपने न्याय के लिए बहुत ही फेमस थे। इनका जो राज सिंहासन बना हुआ था पत्थर का 25 एंजल्स का बना हुआ था, परियों का। चंद्रगुप्त द्वितीय को जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से
जाना जाता है, गुप्त वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। तो समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम क्या है? विक्रमादित्य। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य वंश के संस्थापक हैं, इसमें चंद्रगुप्त अलग है। इनके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान। जबकि हर्षवर्धन के में ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कीर्ति है? तो मेघदूत जो है दोस्तों, यह कालिदास की कीर्ति है। और भी बहुत सारे नाटक हैं कालिदास के, हम उन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा अभिगान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविका अग्निमित्र, यह भी पढ़ लेते हैं। महाकाव्य कौन कौन से हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम। खंड काव्य कौन कौन से हैं? मेघदूत और ऋतु संहारम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कालिदास जो है 3री-4थी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य में संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है। तो इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशस्ति में किस राजवंश के प्रयाग प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? गुप्त वंश के। गुप्त वंश के अंतर्गत शासकों ने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियां लिखी हैं। प्रशस्ति अपने शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों के भारतीय शैली हैं। यानी कि पुराने राज्यों में क्या होता था, बहुत सारे राज्यों में लेखक रहते थे, कवि रहते थे, वो अपने अपने राजाओं के बारे में ही बढ़ा चढ़ा के पुस्तकें बना देते थे और कविताएं लिखते रहते थे। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो यह समुद्रगुप्त ही है, जो वीणा बजाता था, जिसके सिक्कों पर उसके वीणा बजाते हुए फोटो भी मिली हैं, सिक्के जो मिले हैं जिन पर वह वीणा बजाते हुए है। इसके बारे में और कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। एनालिसिस पढ़ने का दोस्तों यही सबसे बड़ा फायदा है, वीडियो में ही याद हो जाती हैं चीज़ें बार बार पढ़ने से। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का महानतम शासक कहा जाता है। ऐसे कहते हैं दोस्तों, इसका घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पीता था, मतलब इधर भी दक्षिण भारत में भी इसने विजय हासिल कर ली थी। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के कितने 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। तो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। किसका? विष्णु का। ये बात भी पूछी जाती है। और इसे संगीत प्रेमी भी कहा गया। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से है कि उसको संगीत से प्यार था, तभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया? तो गुप्त वंश को जो है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कुछ। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें संस्कृति, प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि आदि इतनी थी। मूर्तिकला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरहूत, अमरावती, सांची तथा मथुरा इन काल की प्रसिद्ध मूर्तियों के निर्माण का काल था। ये कहाँ कहाँ बने? देखो, मथुरा का, सांची का स्तूप, भरहूत का स्तूप, अमरावती का। नेक्स्ट है, चित्रकारी के क्षेत्र में अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी, यह भी गुप्त काल की ही मिलती हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में जो है आर्यभट्ट जैसे थे, वहाँ पर आर्यभट्ट जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या का गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वही दूसरी ओर वराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं गुप्त काल में थी, इसलिए जो है गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये गुप्त काल हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा प्रमुख बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो इसकी स्थापना जो है नालंदा विश्वविद्यालय की कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता था। इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। यह कहाँ पर है? बिहार के नालंदा जिले में है। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध के साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। ह्वेनसांग ने इसी में पढ़ाया था और पढ़ा था। 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। तो उस समय का सबसे बड़ा ही यह विश्वविद्यालय था।
इससे पहले कौन सा था, तक्षशिला का, लेकिन जो यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा भी थी रहने की, इसलिए इसको सबसे बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त जो है गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। पहले कौन थे? श्रीगुप्त थे, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद यह समुद्रगुप्त चौथे नंबर के थे। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के कौन थे? बाणभट्ट थे, जिनके बारे में हमने बता दिया। उनकी पुस्तक का नाम भी क्या? हर्षचरित्र और कादम्बरी है। और एक और थे, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, किसने? चंद्रबरदाई ने। जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने गीत गोविंद नाम की पुस्तक लिखी। तो दोस्तों बीच बीच में यहाँ और भी हम रिवीजन करते चलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चंद्रबरदाई की पुस्तक का नाम क्या? पृथ्वीराज रासो। जयदेव की पुस्तक का नाम क्या है? गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके शासनकाल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। तो कौन था? राजपूत। राजपूत जो आया उसके बाद राजपूत काल, उसको पढ़ लेते हैं। देखो, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत के युग से जानी जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों कौन कौन से वंश थे? गुर्जर वंश, प्रतिहार वंश, पाल, राष्ट्रकूट के त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, आपस में लड़ाई हुई, जिनमें गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हुए और कन्नौज पर उनका आधिपत्य हो गया। उसके बाद तो इनके बाद ये 12वीं शताब्दी तक ही थे, फिर तो मुस्लिम साम्राज्य यानी कि दिल्ली सल्तनत आ गई थी। उसके बाद है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कितनी ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया था? तो इसका राइट आंसर है 390 में। चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत लिखा, कहाँ पर? यह ताम्र लिपि थी। कौन सी ताम्र लिपि? इत्सिंग चीनी बौद्ध यात्री था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। वह भारत के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था। सुमात्रा और लंका होते हुए वह ताम्र लिपि पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर उसने संस्कृत का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कहां पर अपना आधिपत्य जमाया? तो कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने कौन सा साम्राज्य स्थापित किया? तो मगध साम्राज्य का स्थापित कर दिया। 4वीं शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए राजवंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, ये हमने पढ़ लिया ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो गुप्त वंश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र ही थी, जबकि मौर्य वंश की भी पाटलिपुत्र थी। इसके संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच आया, लेकिन ये माने नहीं जाते बाद में। तो वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम को ही, जबकि संस्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। लेकिन जो है जिसे महाराज की उपाधि धारण की श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच आया, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ही जो गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? तो गुप्त काल में कौन आया था? फाहियान आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब हम दक्षिण वंश के कुछ राजवंशों के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन से वंश थे? चोल वंश, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश। चोल शिलालेखों में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई जो भूमि उसे क्या कहते थे? तो साला भोग कहते थे। जो गुरुकुल के लिए भूमि होती थी उसे क्या कहा जाता था? साला भोग कहा जाता था। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो ब्राह्मणों को कौन सी भूमि दी जाती थी? ब्रह्मदेय। वहीं वेलनगाई और गैर ब्राह्मणों व किसान को दी गई भूमि थी कौन सी? वेलनगाई। पल्ली चंदम जैन संस्थाओं में दी गई भूमि कौन सी? पल्ली जो चंदन थी यह जैन थे वहाँ। तो इस यहाँ क्या पूछा था इसमें? गुरुकुल के लिए कौन सी भूमि थी? साला भोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो होयसल साम्राज्य की राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल यादवों के वंशज थे। ये चोल या पश्चिमी चालुक्य के सामंत थे। किसके? चोल वंश के। ये कर्नाटक के एक छोटे से भाग पर शासन करते थे। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। इनकी राजधानी जो थी द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्गम स्थापित किए? तो इसका राइट आंसर है चोल वंश ने। चोल वंश ने ही शिपिंग उद्गम। चोल वंश राजवंश पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र पर था, यानी कि नीचे केरल के पास में। इस राजवंश की स्थापना विजयालय ने 850 से 887 के बीच में की थी। चोलकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? महाबलीपुरम, कावेरीपत्तनम, सालियूर और कोरकई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सिंह विष्णु जो है कौन से वंश के संस्थापक थे? तो यह भी कौन से? पल्लव वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो पांड्य जो वंश थे, चेल, चोल और पांड्य, कई सारे राज्य थे, चेर, चोल और पांड्य। तो पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो पांड्य वंश की राजधानी जो थी मदुरई थी। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों में है। कौन कौन से? चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। तो पांड्य राजवंश का साम्राज्य तमिल प्रदेश में दक्षिण पूर्वी छोर पर बेल्लारी नदी के किनारे पर था। तो पांड्यों की राजधानी का नाम क्या था? मदुरई था, जो तमिलनाडु का मुख्य नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वंश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया? तो कौन से वंश थे दोस्तों? पांड्य वंश ने। पांड्य वंश ने 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्रदान की। तो पांड्य वंश के शासकों ने मदुरई पर शासन किया। इनका इनके जो इतिहास है 3 चरणों में है। संगमकालीन इतिहास पांड्य राज्य, कंडुगोन द्वारा स्थापित प्रथम पांड्य साम्राज्य, सुंदर पांड्य द्वारा स्थापित द्वितीय पांड्य साम्राज्य। तो संगमकालीन जो है ये इंपॉर्टेंट है। तमिल रचना संगम साहित्य से पांड्य वंश की जानकारी का पता चलता है। मदुरई दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य का एक मुख्यालय नगर है। यह नगर अपने प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण मीनाक्षी मंदिर है। कहाँ पर है? जो मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है करिकाल को। करिकाल को सबसे महान राजा माना जाता है चोल राजाओं में। चोलों की प्रारंभिक राजधानी जो है उत्तरी मन्नूर थी, बाद में उरैयूर तथा तंजावुर बन गई। कहाँ? तंजावुर बनी। संगमकालीन तीनों राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था, जिसने वर्णी के युद्ध में पांड्य और चेर सहित 11 राजाओं को हराया था। कौन से युद्ध में? वर्णी के युद्ध में। करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर पुहारपत्तन यानी कि कावेरीपत्तनम नामक नगर की स्थापना की। चोलों का प्रमुख बंदरगाह जो है कावेरीपत्तनम तथा राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? बाघ था। जबकि चेर और उसका क्या था? मछली और धनुष था। चेर और पांड्य राज्यों का। तो चोल वंश का क्या था? बाघ। तो दोस्तों हमने चोल वंश के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखे करते थे? तो इसका राइट आंसर है महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के राजा थे महेंद्र वर्मन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन कितना 600 से 630 ईस्वी के समय पल्लव वंश साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मत विलास प्रश्न तथा भगवद जिकियम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की तथा संस्कृत में कई नाटक लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्ष को पराजित किया था। कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। दोनों राजाओं की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया था। सब अपनी अपनी चलाना चाहते थे। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो शकुंतला का पुत्र दोस्तों भरत था। छोटी छोटी क्लासों में हमने यह पुस्तक में पढ़ा भी होगा। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के रचनाकार कालिदास हैं। इसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम की कहानी है।
का वर्णन 7 अंकों में किया गया है। शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत था। इनकी अन्य कीर्तियां मेघदूत, रघुवंशम और ऋतु संहार हैं। किसकी? कवि कालिदास की। कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो पढ़ लेते हैं हम कालिदास की रचनाएं। कुमार संभव अभी हमने पढ़ा था ऊपर, और मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ये तो क्या है? इनकी कालिदास की रचनाएं हैं। अब भवभूति नाम के एक हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? महावीर चरित, मालती माधव, उत्तमा चरित। और जबकि भारवी की एक ही रचना है, किरातार्जुनीय। तो अतः पहला इसका कौन सा आंसर राइट आंसर है? पहला, कुमार संभव। ऊपर भी हमने कालिदास की बहुत सारी रचनाएं पढ़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मलीमेकलई की रचना किसने की? तो मलीमेकलई की रचना सतनार ने की थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे बाद में पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु शर्मा द्वारा दोस्तों पंचतंत्र लिखी गई है। अब ये चारों पुस्तक हैं, इन चारों के लेखक का नाम पढ़ लेते हैं। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा? पंचतंत्र। और जबकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और कल्लड़ की पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। अब हम ऐसे ही पूरा डिटेल में पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा? तो मुद्रा राक्षस जो है दोस्तों, यह विशाख दत्त ने लिखी थी। अब ये चार पुस्तक, फिर इनके लेखक का नाम पढ़ लेते हैं। विशाख दत्त की कौन कौन सी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त और राघवानंदन पाटकम। सोमदेव की पुस्तक कौन सी है? कथा सरित सागर। कालिदास की हमने पढ़ी ली, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम। बोधायन की रचना कौन कौन सी है? शुल्ब सूत्र और स्वोत्र सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य कीर्ति रत्नावली। रत्नावली किसने लिखी है? तो रत्नावली दोस्तों यह हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन की हमने 3 पुस्तकों के नाम बताए थे। कौन कौन सी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये 3 पुस्तक हैं, ये हमने तीनों पढ़ी ली है। शूद्रक की ये नई पुस्तक आई है, शूद्रक की मृच्छकटिकम। जबकि हमने चाणक्य का अर्थशास्त्र भी पढ़ लिया, कालिदास की भी पढ़नी हमने। तो शूद्रक की कौन सी है? मृच्छकटिकम। दोस्तों आप बार बार इनका रिवीजन करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी, जैसे हमारे याद हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महान संस्कृति साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? तो ये हमने अभी पढ़ लिया, ये किसकी हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के दोस्तों लेखक कौन है? कल्लड़ हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। यह कल्लड़ के द्वारा संस्कृत ग्रंथ लिखा गया है, जो महाभारत की शैली पर आधारित है। राजतरंगिणी के कुल 8 तरंग हैं, इसमें 3 तरंग, प्रथम 3 तरंग में राजवंशों की सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसकी है? पंचतंत्र ये दोस्तों विष्णु शर्मा की, हमने अभी बताया है। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जो हैं, यह महाभारत के लेखक हैं। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। इसे सप्तशास्त्री संहिता भी कहते हैं, संहिता भी कहते हैं महाभारत को। कौरव और पांडवों की लड़ाई का ज़्यादातर इसमें जिक्र है। आर्यभट्टीय नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी है? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या? आर्यभट्टियम। जिसमें 121 श्लोक हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों? पाणिनि हैं। अब हम कुछ और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लेखक अष्टाध्यायी जो है संस्कृत और व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इसके लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य काल के पहले इतिहास का तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अर्थव्यवस्था की पूरी जानकारी मिलती है। तो महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि। पतंजलि लेखक हैं महाभाष्य के। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया था। और चरक संहिता के कौन है? चरक। तो दोस्तों इसी तरह से हमने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली। सुश्रुत संहिता यह किसकी लेखक है? इसका राइट आंसर है चिकित्सा से संबंधित है सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वपन स्वास्वदत्तम किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है भास ने यह रचना लिखी है। मालविका अग्निमित्र जो है यह कालिदास की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की। और गीत गोविंद और रस मंजरी जो है यह जयदेव की हैं। यह हमने पढ़ ली ऊपर कई बार। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों
महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। महाभारत को किस नाम से और जानते हैं? जय संहिता। जिसके लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दंडी। 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस दंडी द्वारा प्रणीत संस्कृत गद्य काव्य है। इसमें 10 कुमारों का चरित्र वर्णित होने के साथ इसका नाम 10 कुमार चरित्र है, यानी कि 10 राजकुमारों का इसमें वर्णन है। हर्षचरित के लेखक कौन है? ये हमने ऊपर पढ़ लिया, बाणभट्ट हैं। कौन कौन से? हर्षचरित के। अब कालिदास की रचनाएं हमने पढ़ ली, पाणिनि की ये हमने सब पढ़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखा था? तो गीत गोविंद जो है जयदेव ने लिखी थी, ये पुस्तक हमने पढ़ ली। किताब उल हिंद यह किसकी है? अल-बरूनी की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। किताबुल अल-बरूनी का मूल नाम जो है अबू रेहान था। इनका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म के इलाके में हुआ था, जिनका संबंध उज्बेकिस्तान से स्थापित किया गया। उज्बेकिस्तान में जो है अल-बरूनी ईरानी मूल का था, मुसलमान था। 1017 में जब सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म के राज्य पर आक्रमण किया तब यह भारत आया था। अल-बरूनी किसके साथ है? इनकी पुस्तक का नाम है किताबुल उल हिंद, किताबुल हिंद या तारीख़ हिंद। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद और या तारीख़ हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्म कण के बारे में उल्लेखित किया था तथा इसे परमाणु नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर है कणाद। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने पदार्थ के सूक्ष्म कण के बारे में बताया था तथा इसका क्या नाम दिया था? परमाणु। इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज, ये हमने पढ़ लिया। जो सेल्यूकस निकेटर के दरबारी कवि थे मेगस्थनीज, सॉरी दरबारी नहीं, उनका जो राजदूत था मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का तमिल संस्करण का संकलन किया? तो इसका राइट आंसर है रामायण। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं, ये हमने पढ़ लिया था। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की? तो यह भी क्या नाम है? शूद्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,